अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइट्रेशन। ठीक है, सो देखिए टाइट्रेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो देखें इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो एक एनालाइट होगा, यानी कि मतलब कि कोई भी आपके पास सोल्यूशन है जिसको आपने टेस्ट करना है, यानी जिसकी जो है वो आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस मतलब के टेक्निक में हम यही देखेंगे, इस प्रोसेस में हम यही देखेंगे कि किस तरह जो है अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है देखें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है। ठीक है, सो देखें यहाँ पर जो है वो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं या इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका जो है वो प्रोसीजर वगैरह देखते हैं। सो देखें एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ईदर एसिड और अ बेस बाय एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस और एसिड हैविंग नॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज करें कि आपके पास ना एक एसिड है और आप चाहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे कि उस बेस के साथ जो है वो उसका रिएक्शन करवाएंगे और फिर आप देखेंगे कि कितना बेस जो है उसको उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जो है वो लगा है। ठीक है, कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो फिर उसी से आप फाइंड कर लेते हो कि एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होगी। ठीक है, और इस पूरे जो पूरा प्रोसीजर है तो ये करवाते वक्त हम यहाँ पर एक इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे जो कि हमें एंड पॉइंट के बारे में बता देगा। ठीक है, अभी हम ना इसको डिस्कस करते हैं। आपने जो है ये लेक्चर लास्ट तक देखना है और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है वो टाइट्रेशन करवाई जाती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो देखें आपने क्या करना है कि एक आपने जो है वो फ्लास्क ले लेनी है। ठीक है, और इस फ्लास्क में एनालाइट होगा। हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर जो है वो एसिड ले लेना है। ठीक है, एसिड सोल्यूशन लेना है, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो HCl ले लें और उसको जो है वो वाटर में ऐड करके यानी एक सोल्यूशन बना लेना है। उस सोल्यूशन को आपने जो है वो इस फ्लास्क में ले लेना है और इसमें जो है वो इंडिकेटर डाल देना है। ठीक है, और देखें अगर तो आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो जो बेस्ट इंडिकेटर है वो फिनोफ्थलीन है। यानी आप क्या करें कि आपने फ्लास्क में जो है वो एसिड लेना है, एसिड सोल्यूशन, और उसमें जो है वो इंडिकेटर डाल देना है थोड़ा सा। ठीक है, ड्रॉप वाइज। तो आपको पता है कि जो अगर तो सोल्यूशन एसिडिक है तो वहाँ पर क्या होगा कि फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा, मतलब कि वहाँ पर उसका कोई कलर शो नहीं होगा, यानी कि जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो आप ये कह लेंगे उसका जो है वो कलर नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक ब्यूरेट लेनी है और इस ब्यूरेट में आपने बेस ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ली है तो उसकी टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से करवा देते हैं, तो आप NaOH ले लेंगे। ठीक है, और ये जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है इसका जो है वो आपको वॉल्यूम जो है वो पता होगा, क्योंकि देखें ये जो है जो ब्यूरेट है वो वॉल्यूमेट्रिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनिशियल रीडिंग ले लेनी है कि कितना जो है वो आपने NaOH यहाँ पर ब्यूरेट में फिल किया हुआ है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करना है। तो देखिए स्टार्ट में क्या होगा कि ये सोल्यूशन जो है वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, अभी आपने बेस जो है वो इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो H पॉजिटिव आइंस होंगे, क्योंकि आप देखें कि जब आप एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आइंस बनेंगे। ठीक है ना, या उसको आप चलें H पॉजिटिव आइंस कह लें तो हाइड्रोनियम आइन कह लें, दोनों ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर हाइड्रोनियम आइंस बने हैं यानी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। ठीक है, तो आप क्या करें कि इस स्टॉपर को यहाँ से ऑन करें, इसको जो है वो लूज़ करेंगे और यहाँ से ड्रॉप वाइज जो है ये देखें, यहाँ से ड्रॉप वाइज आपने क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक क्या होगा कि स्टार्ट में तो सोल्यूशन एसिडिक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें जो है वो बेस ऐड करेंगे, आपको पता है कि जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी वहाँ पर जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, सो देखें क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब pH जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी यानी 7 पर चली जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपने ना वो रीडिंग नोट कर लेनी है कि कितना जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ है इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए।
ठीक है। तो अब लेकिन अगर आपने पीएच जो है वो फाइंड नहीं भी की तो आप क्या करें कि कंटिन्यूसली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएं। फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सोल्यूशन में जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एसिड तो आप जो है उसकी कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ा रहे, आप तो बेस ऐड कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आइंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इंडिकेटर डेफिनेटली अपना कलर जो है वो चेंज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिकेटर जो फिनोफ्थलीन है वो क्या करता है कि वो बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो सोल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाएगा, पहले वो कलरलेस था, बाद में जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पिंक कलर में चेंज होगा तो ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो आप जो है वो इस तरह जो है वो टाइट्रेशन करवाते हो। अब देखें कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस कंसंट्रेशन से आप एनालाइट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम वो यूज़ करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला है M1V1/N1 = M2V2/N2। तो इसमें जो है हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इस तरह जो है वो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है कि हमने जो है वो एक एसिड और बेस रिएक्शन करवाया है, यानी यहाँ पर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया है। हमें एसिड का कंसंट्रेशन नहीं पता था लेकिन बेस का कंसंट्रेशन पता था, तो उस बेस की कंसंट्रेशन से हमने एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड कर ली है, ठीक है। और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से की है और इस रिएक्शन का एंड पॉइंट देखने के लिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया है। अब होता क्या है कि इंडिकेटर जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप रिएक्शन जो है किस तरह का करवा रहे हैं। देखें अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इंडिकेटर है वो फिनोफ्थलीन यूज़ करना है, ठीक है। तो हर सोल्यूशन के लिए जो है वो सेपरेट इंडिकेटर होगा, ठीक है। वो भी देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो कब यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो इसका कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सो देखें स्टार्ट में क्या होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है, नो सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड येट, सो द pH of analyte is low because of it predominantly contains H3O positive ions from dissociation of HCl। सो देखें आपने अभी स्टार्ट में क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं किया, तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड नहीं करेंगे तो जब क्या होगा कि हाइड्रोनियम आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। सो फिर आपने क्या करना है कि NaOH जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड करना है, जिससे क्या होगा H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आइंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, वाटर वहाँ बनाएंगे। सो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज एंड हाइड्रोनियम आइंस स्लोली स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड बाय हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो है क्या होगा कि अच्छा डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, उस सोल्यूशन में जाकर वो भी हाइड्रोक्साइड आइंस बनाएगा और वहाँ से जो है वो वाटर में चेंज होता जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से सोडियम आइंस जो है वो क्लोराइड आइंस के साथ मिलकर NaCl बना लेंगे, ठीक है। सो एनालाइट इज स्टिल एसिडिक ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोनियम आइन, ठीक है। अभी आपने जो है यानी कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट किया है, स्टार्ट में क्या होगा हाइड्रोनियम आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और उस आप पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हो, उस पॉइंट पे जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी वहाँ पर एसिड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि जो हाइड्रोनियम आइंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा कि सॉल्ट और वाटर जो है वो फॉर्म होगा और वहाँ pH जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में क्या था, pH जो है वो कम थी हाइड्रोनियम आइंस की वजह से, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया तब pH जो है वो 7 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, इस पॉइंट को आप इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हो, ठीक है। तो फिर क्या करना होता है कि आपने यानी कि आप देखना चाहते हो कि एंड पॉइंट क्या होगा,
ठीक है। यानी कि अगर आप सपोज कर लें कि रिएक्शन की पीएच नहीं चेक करे, तो फिर आप जो है वो उसकी कलर चेंज से फाइंड करते हो कि रिएक्शन जो है वो हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके ड्रॉप्स जो है वो ऐड करते जाना है सोल्यूशन में। फिर क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है जब बेसिक हो जाएगा, फिर इंडिकेटर क्या करेगा कि इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर जो है वो पिंक शो होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो एक कंप्लीट रिएक्शन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन का। तो आप देखें कि आपकी बुक में बताया गया है कि आपने जो है वो फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और ब्यूरेट में जो है वो एसिड लेना है। ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है तो आप इस तरह लिख सकते हो कि फ्लास्क में आपने क्या करना है कि बेस लेनी है और ब्यूरेट में जो है वो एसिड लेना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है सो वहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आप बेस जो है वो ले रहे हो फ्लास्क में, उस बेस में फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो पिंक होगा। लेकिन आप जैसे ही ड्रॉप वाइज उसमें एसिड डालोगे ब्यूरेट के थ्रू, तो फिर क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एंड पॉइंट जो है वो कलरलेस शो होगा जब आप क्या करो कि फ्लास्क में NaOH लोगे और ब्यूरेट में जो है वो एसिड लोगे। ठीक है ना, तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आपके पास जो फ्लास्क है एसिड उसमें लिया जाता है और ब्यूरेट में बेस लेनी है। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके ही ठीक है, तो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। हाँ जी, एक बात तो हमने डिसाइड कर ली कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, तो तब आपने जो इंडिकेटर यूज़ करना है वो होगा फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन जो है वो 3 to 11 pH तक जो है वो अच्छा वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है यानी इसका जो कलर होता है वो एसिड में तो ये कलरलेस है। ठीक है, बट अगर हम बेस में देखें तो ये पिंक कलर शो करेगा। ठीक है ना, तो इन कलर से हम एंड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं कि एंड पॉइंट जो है वो रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास जो है वो मतलब कि रिएक्शन इस तरह का आ जाता है कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है और उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस आ गई है, यानी वहाँ पर जो है वो पीएच का डिफरेंस जो है वो 6.5 to 10 है। ठीक है, यानी वीक एसिड के लिए पीएच जो है वो 6.5 है और जो बेस है उसका पीएच जो है वो ऑलमोस्ट 10 है। इसके लिए अगर आपने जो है वो इंडिकेटर यूज़ करना है तो यहाँ पर भी आप फिनोफ्थलीन जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका रेंज जो है वो 3 to 11 तक सही है। ठीक है, यानी इस रेंज के लिए फिनोफ्थलीन अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आपके पास यानी कि इस तरह का मतलब कि रिएक्शन आ जाता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ जो है वो वीक बेस है। ठीक है, जिस तरह के सपोज कर लें कि अगर आप HCl का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर टाइट्रेशन देखनी है आपने, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ आपने फिनोफ्थलीन जो है वो यूज़ नहीं करना। यहाँ पर जो है वो कोई इस तरह का इंडिकेटर जो है वो यूज़ करना है जिसका पीएच रेंज जो है वो 3 to 7 के दरमियान में आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो आप मिथाइल ऑरेंज जो है उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो मिथाइल ऑरेंज बेस्ट रहेगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, तो बाकी जो है वो अगर आपके पास कोई इस तरह का रिएक्शन आ गया है जिसमें कोई यानी कि वीक एसिड है और वीक बेस है, तो वहाँ पर इंडिकेटर्स जो है वो अच्छा वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मिथाइल ऑरेंज ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और जो फिनोफ्थलीन है ये एज इंडिकेटर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टाइट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इन दोनों को जो है वो ज़रूर याद रखना है और इनकी जो है वो रेंजेस जो हैं वो भी आपने याद रखनी है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपके पास जो फिनोफ्थलीन है ये 3 to 11 तक वर्क कर सकता है और आपके पास जो मतलब कि अगर मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें तो वो 3.5 to 7.5 तक जो है वो अच्छा वर्क करता है। ठीक है, और बाकी आपने जो है वो इनके कलर्स याद रखने हैं कि एसिडिक अगर मीडियम है तो उसमें कौन सा कलर होगा इसका, और अगर बेसिक मीडियम है तो वहाँ पर ये कैसा जो है वो कलर शो करेंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है हम एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट करेंगे जिसमें जो है वो आपको ये भी फाइंड करना आ जाएगा कि किस तरह जो है वो फिर हम कंसंट्रेशन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।